सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट दिन डिफरेंशिएशन पढ़ा था फिजिक्स में, और डिफरेंशिएशन के हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, जितने भी पॉसिबल हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो आज देखो, अब यहाँ पर फिजिक्स में इसके जैसे कि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमको इंटीग्रेशन पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दो चीज़ें होती हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन? ओके, इंटीग्रेशन जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत उसके पहले बेसिक्स देखी थी, वैसे हम इंटीग्रेशन में देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी सी चीज़ को छोटे 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 पार्ट में तोड़ना कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? छोटे 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 टुकड़ों को ऐड करके एक बड़ी चीज़ बनाना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वर्ड इंटीग्रेट से बना हुआ है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना, इंटीग्रल। ओके, तो इंटीग्रल मतलब होता है सारी चीज़ों को जोड़ना। तो ये तो उसकी एक सिंपल मैथमेटिकल मीनिंग हुई, लेकिन इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग होगा बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के एक बड़ी चीज़ बनाना। ठीक, वैसे इसके डेली लाइफ में बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको अभी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमको अभी सिर्फ इंटीग्रेशन समझने से मतलब है। तो अब देखिए, जैसे कि इंटीग्रेशन करते कैसे, हम उसको उस पर डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स की पावर n, y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब देखो क्या करेंगे। हम क्या करते हैं, जनरली हम इस साइड भी, यानी कि जो y है इसके आगे से इस तरह का एक साइन बना देते हैं, जिसको इंटीग्रेशन बोला जाता है ना, इंटीग्रल का साइन बोला जाता है। और पीछे से लिख देंगे dx। dx मतलब कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। और इस साइड भी हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा साइन लगा देंगे और x की पावर n dx, यानी कि देखो मैंने इसके तरफ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसके तरफ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, और दोनों के पीछे लगा दिया dx। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सारी समझ में आएंगी। ज़्यादा अभी हमने ज़्यादा यहाँ पर देखना है, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो ये अभी तो मैंने खाली तुमको एक सिंबॉलिक फॉर्म बता रहा हूँ किस तरह से होता है। तो x की पावर n को हमने इंटीग्रेट करना है, x की पावर n को। तो x की पावर n को अगर इंटीग्रेट करना है तो क्या करते हैं, जो x की पावर है उसमें हम 1 ऐड करते हैं, और उसको हम डिनोमीटर में भी लिख देते हैं, अपॉन में भी, सॉरी, डिनोमीटर में भी लिख देते हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ आएगी इसमें, प्लस का c। c मीन्स होता है कांस्टेंट। शायद जो पहली बार इंटीग्रेशन सुन रहे होंगे उनको शायद कुछ भी अभी समझ में नहीं आया होगा। फिर से देखिए, हमको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, y इक्वल टू एक्स की पावर n है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे से एक ऐसा साइन बनाते हैं जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और पीछे से लिखते हैं dx। तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर x की पावर n है उसकी जो भी पावर है उसकी पावर में हम 1 ऐड करेंगे, और उसकी पावर को डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे। ये हो गया उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें हम एक टर्म ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं c। कांस्टेंट मतलब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है जिसको बोलते हैं c। ओके, तो ये सिंपल एक इंटीग्रेशन का हमारा एक फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं कि सिंपल सा इंटीग्रेशन का एक जो तरीका होता है, मैथमेटिकल तरीका, वो चीज़ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल के लिए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10 है, x टू दी पावर 10 है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके आगे हम x की पावर 10 के आगे एक साइन बना देंगे इस तरह का, और उसके बाद x की पावर 10 और पीछे से लिख देंगे dx। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो अब वही तरीका, जो इसकी पावर है उसमें हम क्या कर लेंगे, 1 ऐड कर लेंगे, और इसकी पावर को नीचे भी लिख देंगे, प्लस एक आ जाएगा यहाँ पर c क्या चीज़ होती है थोड़ी देर में हम आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब उसके बाद x की पावर 10 और प्लस 1 हो जाएगा 11, डिवाइड में भी आ जाएगा 11 प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि y को हमने, जो y की वैल्यू थी इसको हमने इंटीग्रेट यहाँ पर कर दिया है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर लिया है। तो अब इंटीग्रेशन में थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा इंटीग्रल होता है, या इंटीग्रल या फिर हम इंटीग्रेशन कहें, वो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन दो टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं इंटीग्रेशन दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरे को बोलेंगे डेफिनेट। ठीक है, एक होता है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है आपका
डेफिनेट इंटीग्रल। तो दो टाइप के यहाँ पर इंटीग्रेशन आते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं। देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, सॉरी पहले इनडेफिनेट को पढ़ते हैं, पहले हम इनडेफिनेट पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट के बारे में। इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा एक्स की पावर 5 को हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ एक साइन बना दो इंटीग्रेशन का और पीछे से लिख दो dx। तो जो भी इसकी पावर है उसमें हम क्या कर देंगे 1 ऐड। तो पहले उसकी पावर में 5 है तो इसकी पावर में आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। यानी कि जब भी इस तरह का हमारा इंटीग्रेशन होगा, जो अभी तक मैंने आपको बता रखा है, वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आता है c, और ये इंटीग्रेशन इस तरह से लिखा जाता है। अब आप लोग कहोगे इनडेफिनेट तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे x की पावर 5 का मुझे इंटीग्रेशन करना है ना, x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इस बार क्या आएगा कि मुझे x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन करना है 1 से लेकर 2। अब ये 1 से लेकर 2 क्या है, इसको बोलते हैं लिमिट, इस इंटीग्रेशन की लिमिट। 1 से लेकर 2 तक हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जो इसकी पावर x की पावर 5 है, अगेन हम सेम चीज़ चलेगी, इसकी पावर में 1 ऐड किया तो इसकी पावर आ जाएगी 6, और इसकी पावर को नीचे भी लिख दिया। ये तो हमारा काम हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल में आपका कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं होगा, तो क्या चीज़ होगी, हम इसको यहाँ पर एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और जो ये 1 और 2 है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो ये x की पावर 6 है, यानी कि जो अपर लिमिट है, पहले इस x की जगह पर हम रखेंगे अपर लिमिट। जैसे देखिए 2, x की जगह पर क्या रखना है 2, अपर लिमिट रखनी है। अब इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। तो x की जगह पर पहले रखेंगे 2, तो 2 की पावर 6, और नीचे अपॉन में 6 तो ऑलरेडी है, खाली x की जगह पर रखना हमने। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आएगा बीच में माइनस साइन, फिर इस x की जगह पर रखेंगे 1 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लेते हैं हमारे जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसकी तरीके से। तो 2 की पावर 6 कितना आ जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 की पावर 6 इज 1 डिवाइडेड बाई 6। नाउ द एलसीएम इज सेम 6, तो ये आ जाएगा आपका 63/6। तो देखिए अब कुल मिला के आपको क्या चीज़ अभी तक समझ में आई। इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपका जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि x के ही फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल में जो आंसर आ रहा है वो हमको एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपका c जो है वो फिक्स नहीं है, वो c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, होने को कांस्टेंट ही है c, लेकिन वो c की वैल्यू हमको पता नहीं है, 1 है, 2 है, 0 है, -2 है, -10 है, कुछ भी है, वो हमको पता नहीं है। लेकिन उसी की वजह से हम इसको इनडेफिनेट बोलते हैं। इनडेफिनेट मीन्स हमको पता नहीं है कि उसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास जो आंसर आता है वो फिक्स एक वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू आती है। ठीक है, तो बच्चों चलो हम फिर से इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और कुछ हम यहाँ पर डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों के ही क्वेश्चन करेंगे। पहले हम एक बार इनडेफिनेट को अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेट पे आएंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन करेंगे। आज हमको इंटीग्रेशन पूरा का पूरा कवर करना है। तो आज अब है आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इंटीग्रेशन x की पावर n, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x की पावर में हम जो भी उसकी पावर है उसको उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, और उसकी पावर को नीचे भी लिख देंगे, प्लस एक c यहाँ पर एक टर्म लिखेंगे। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन के आया इनडेफिनेट इंटीग्रल का। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x टू दी पावर 15 है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। y लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कई बार i भी लिखा जाता है, y भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, चलो y लिख दिया हमने। तो अब इसका आंसर तो सीधे आप लोग बता सकते हो, क्या आ जाएगा, x की पावर 15 + 1 आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 16, मतलब पावर में 1 ऐड किया और उसकी पावर को नीचे भी लिख दिया, प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। ओके, या फिर अभी कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए x टू दी पावर -3/2, इस तरह का एक क्वेश्चन है आपका, x की पावर -3/2। इसका अगर हमको आंसर निकालना है तो देखिए कैसा आएगा। इसकी पावर में है -3/2, माइनस पावर हो प्लस पावर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो रूल है
पावर में 1 ऐड करना है, इसको याद रखना है, और पावर को नीचे लिख देना है, दैट्स इट। तो x की पावर -3/2, इसकी पावर में 1 ऐड किया और इसकी पावर को हमने नीचे भी लिख दिया। ये हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पर +c लिख देंगे। जैसे इंटीग्रेशन हो जाए आप +c वहाँ पर लिख दीजिएगा। तो अब देखिए इसकी पावर, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, -3/2 + 1 कैसे सॉल्व करते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, यानी कि सिंपल एलसीएम लो, तो -3 + 2 दैट मीन्स -1/2। तो क्या आ गया, x की पावर -1/2, और ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको नीचे वाले को भी सॉल्व करके वही आ गया -1/2 + c। अब जो 2 है उसको ऊपर भेज देते हैं और माइनस को भी ऊपर भेज देते हैं, तो माइनस का 2, देखिए ये 2 पहले तो ऊपर चले जाएगा और माइनस को ऊपर भेज सकते हैं हम, है ना। तो x की पावर -1/2 + c, ये हमारा वैसे आंसर हो चुका है। तुम इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हो तो जो x की पावर -1/2 है उसको कहाँ लिख दो, नीचे लिख सकते हैं, x की पावर +1/2 आ जाएगा, है ना। और किसी की भी पावर 1/2 होता है, उसका मतलब होता है रूट, उसका मतलब होता है रूट। तो हम क्या कर सकते हैं, 2/√x + c, ये आ गया हमारे पास आंसर। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, x की पावर -3/2 dx, इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो पहले तो साइन हटा देंगे, हम पहले साइन हटा देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे जैसे ही। तो जो भी x है, x की पावर -3/2 है, तो उसकी पावर में पहले 1 ऐड किया और उसकी पावर को नीचे भी लिख दिया, और +c आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यह है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल, मीन्स विदाउट लिमिट, यानी कि जब मैं नीचे और ऊपर कुछ नहीं लिखा तो इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्यों लिमिट रखते हैं, क्यों लिमिट नहीं रखते हैं, ये सब मैथ्स वालों का ज़्यादा काम है। हम अभी फिजिक्स के बेसिक्स के लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन को सीख रहे हैं, दैट्स इट। तो अब -3/2 + 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है -1/2, क्लास 9th-10th की मैथमेटिक्स, है ना, 5th क्लास की मैथमेटिक्स कह सकते हैं ये चीज़। तो अब देखिए x की पावर क्या आ गया, -1/2, और नीचे वाले को भी सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -1/2। अब 2 को ऊपर भेज देंगे और माइनस है उसको भी ऊपर भेज देंगे, या माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो -2 x की पावर -1/2 + c। तो अब जो x की पावर -1/2 है, जब हम इसको नीचे भेजते हैं, डिनोमीटर में भेजते हैं, तो पावर अगर माइनस में है तो प्लस में आ जाती है, प्लस में है तो माइनस में आ जाती है। फिलहाल यहाँ पर x की पावर माइनस में है तो नीचे किस में आ जाएगी, प्लस में। और मैंने एक चीज़ बताया था कि x की पावर 1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया फाइनल इसका आंसर। ओके, सो स्टूडेंट, इनडेफिनेट इंटीग्रल की कुछ और यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई करके मान लेते हैं, चलो इंटीग्रेशन को। हमारे पास क्वेश्चन है x की पावर क्यूब + x² + x + 1, इस तरह का हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो अगेन इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, हम आगे से ऐसा करके एक साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं इसको, पीछे से dx। तो इंटीग्रेशन का साइन जब मैंने ऐसा लगाया, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था d/dx सबके साथ पहुंच जाता है, वैसे इंटीग्रेशन भी सबके साथ चले जाता है, सबके साथ प्लस में, ठीक है। तो क्या जगह देखो, ये इंटीग्रेशन पहले x की पावर क्यूब के साथ लग जाएगा और ये dx को भी इसके साथ लिख देंगे, प्लस ये इंटीग्रेशन x² के साथ भी लग जाएगा, पीछे से dx भी आएगा। याद रखना, अगर पीछे से dx नहीं है तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, और dx होना कंपलसरी है। प्लस इंटीग्रेशन फिर इस x के साथ भी लग जाएगा dx, इंटीग्रेशन इस 1 के साथ भी लग जाएगा dx। इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, देखो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए फिर से, x की पावर क्यूब का क्या होता है, इसकी पावर में 1 जोड़ देते हैं और इसकी पावर को नीचे लिख देते हैं। अब +c हम बार बार नहीं लिखेंगे, पूरे क्वेश्चन के लिए हम एक ही +c लिखेंगे, प्लस। अब इसको सॉल्व करो, इसकी पावर में 1 जोड़ा और इसकी पावर को नीचे भी लिख दिया। इसकी पावर में 1 है, x की पावर 1 में, तो इसकी पावर में 1 जोड़ा, यानी कि 2 आ गया, और इसको नीचे भी लिख दिया, प्लस। अब यहाँ देखिए, ये हमारा एक कांस्टेंट टर्म है, 1 एक कांस्टेंट टर्म होता है। तो जैसे इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में 1 का हो जाता था 0, तो यहाँ पर नहीं होगा 0। जनरली हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए अगर 1 को आगे लिख दें तो ये इंटीग्रेशन और डी जो होते हैं ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इंटीग्रेशन से डी कट जाएगा, सिंपल बच जाएगा x, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। बस इतना याद रखो, डिफरेंशिएशन में 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इंटीग्रेशन में 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और अब आएगा +c। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर से देखिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग करोगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, मैंने कहा 5x की पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो ये 5 कांस्टेंट है, तो पहले 5 को अब आगे लिख दो, जैसे हम डिफरेंशिएशन में लिखते थे। अंदर आपके पास बचेगा x की पावर 4 dx। अगर ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर लिख देंगे पहले। तो अब क्या आ जाएगा, x की पावर 4 को हम लिख देंगे x की पावर 5 / 5,
प्लस सी। कैसे? पावर में एक ऐड कर दो और नीचे वही चीज़ दोबारा लिख दो। तो अब उसके बाद 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया x की पावर 5 प्लस सी। दिस विल बी योर आंसर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ। अब इंटीग्रेशन और आपका क्या काम आ सकता है यहाँ पर, वो चीज़ें देखते हैं कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा बहुत उसमें आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं फिर से। 3x माइनस 4 की होल पावर क्यूब, ये इस तरह का क्वेश्चन है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? यहाँ पर a माइनस बी की होल पावर क्यूब का जो फॉर्मूला है, पहले उसको ओपन कर लेते हैं। पहले उसको ओपन करेंगे और उसके बाद जैसे हमने इंटीग्रेशन ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसके बाद क्वेश्चन सेम है। तो देखिए फिर से क्या आएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी का पहले तो आप फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी की होल पावर 3 या a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ हम कह सकते हैं प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a² बी। इस तरह का हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला शायद आप लोगों को पढ़ा होगा, याद होगा, क्लास 9th की चीज़ है। इस पर अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है। तो अब उसके बाद देखिए सेम क्वेश्चन ये आपका ओपन हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3x का क्यूब, सॉरी ये देखिए फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस b आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए अगेन आपका आ जाएगा 3x इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 4x और प्लस ये एक मिनट, इसको हम जो है माइनस लिख देते हैं क्योंकि ए हमने 3x को माना है और बी हमने खाली 4 को माना है। तो 3 ए आ जाएगा आपका 3x और बी आ जाएगा 4। अब ये देखिए आपका पीछे से लग जाएगा dx। बस सिंपल सॉल्व करना है। 27x की पावर क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 माइनस 6 का क्यूब 64 और ये 3 3 जा 9 9 और चलो पूरा लिख लेते हैं 9x इंटू 4 4 जा 16 माइनस 4 3 3 जा 9 9 4 जा 36 x dx। ये आ गया, बस हो गया। अब यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन को इसको अलग अलग लेके सबको इंटीग्रेट कर देना और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर सिंपल इसको ओपन करके अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की तरह। तो अब आपका टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल या फिर हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेट इंटीग्रल बताया था, एक दो क्वेश्चन वैसे ही कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल x की पावर 2, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। डेफिनेट की क्या खासियत होती है, यहाँ पर लिमिट लगी रहती है। लिमिट, इस जो नीचे वाली चीज़ है ना, इसको लिमिट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल i इक्वल टू इतना है, x की पावर 2 को हमको इंटीग्रेट करना है, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, तो सिंपल सा पहले देखो, x की पावर क्यूब स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और इसकी पावर को नीचे भी लिख देंगे। लेकिन इस बार प्लस सी नहीं आएगा, क्या आएगा, बड़ा सा ब्रैकेट और नीचे से लिख देंगे 1, ऊपर से लिख देंगे 5। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, पहले x के ऊपर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। x के ऊपर अपर लिमिट देखो 5 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, फिर बीच में आएगा माइनस। अब इस x के ऊपर रखेंगे 1 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर हमेशा बीच में माइनस ही आएगा। ठीक है, तो 5 की पावर क्यूब आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। बस इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा आपका आंसर 124/3। अब ये अगर सॉल्व इसको फर्दर करना चाहते हो, अगर हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली हमको इंटीग्रेशन सीखने से मतलब है, फिलहाल कैलकुलेशन के पीछे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक, तो ये था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि हम डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे करते हैं। तो ये इतना भी अगर आप लोगों को आ चुका है तो काफ़ी आपकी बेसिक्स अब सॉल्व हो जाएंगी आगे के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि हमको बहुत जगह पर वहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को भी उतना ही इन्वॉल्व करूँगा जितना आपकी फिजिक्स के लिए ज़रूरी है। ओके, तो वैसे आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री ऐड करना चाहता हूँ। अब सुनिए, अब भूल जाइए आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, थोड़ी देर के लिए हम इसको स्किप करते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना जा रहा हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन के लिए जितना ज़रूरी है बस उतना। डिफरेंशिएशन
डिफ्रेंशिएशन में मैं इन्वॉल्व करता हूँ टिग्नोमेट्री, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ टिग्नोमेट्री। अब देखिए जैसे कि हमने डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो बताया था, थोड़ा सा एक बार रिकैप के लिए लेते हैं। एक्स की पावर एन का अगर मुझे डिफ्रेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं और इसकी पावर को लिख देते हैं आगे और इसकी पावर में से एक कर लेते हैं कम, ये हमने पढ़ा था पहले, है ना। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक्स की पावर एन को मुझे इंटीग्रेट करना है, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, तो इसकी पावर में एक ऐड कर लेते हैं और उसकी पावर को नीचे भी लिख देते हैं और प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल दो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हमारे पास हमको पता चल चुका है। अब देखिए, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपने याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स है, मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अगेन सेम चीज़ डी वाई बाई डी एक्स और इस तरफ भी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब वहीं पर एक दूसरा y इक्वल टू कॉस एक्स है और कॉस एक्स का मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अभी तो खाली लिख रहा हूँ मैं, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, यानी कि डिफ्रेंशिएशन में हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन में हम क्या कहेंगे, साइन का हो जाता है कॉस एक्स और कॉस का हो जाता है माइनस साइन एक्स। बस ये दो चीज़ें आपने बहुत बहुत ज़्यादा याद रख के चलनी है। बस एक लास्ट चीज़ और बताऊंगा, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि अगर मैं कहूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होगा, तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, आप लोग बस अच्छे से यहाँ पर देखिए। देखिए साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अब मैं पूरा शॉर्टकट में लिखूंगा, होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये चीज़ आप लिख लेना, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स और टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। बस ये टिग्नोमेट्री इतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी की टिग्नोमेट्री मैथ्स वालों के लिए ज़रूरी है, ना कि फिजिक्स वालों के लिए। फिजिक्स में इतना ही आपका ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको मैथमेटिकल फिजिक्स बोलते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब वो आजकल है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, मीन्स हाउ मैथ्स इज रिक्वायर्ड और रिलेटेड विथ फिजिक्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, ये आपका मैं पढ़ा रहा हूँ। आप अभी आपका कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। अब देखिए, अब यहीं पर ये किसके लिए था बताओ, डिफ्रेंशिएशन के लिए, ये यूज़ हो रहा था डिफ्रेंशिएशन के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का यूज़। इंटीग्रेशन मीन्स हाउ टिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन इंटीग्रेशन। तो देखिए फिर से, अब मैं बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा, साइन एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे देखो साइन एक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, पीछे से लगाते हैं डी एक्स, ठीक है, तो वो हो जाता है माइनस कॉस एक्स, उल्टा चलेगा बिल्कुल। और कॉस एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो आता है साइन एक्स, ठीक है। टेन का आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेन का एक अलग ही आ जाता है, लॉग सेक एक्स करके बहुत कुछ होता है, इतना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पर जरूरी होगा मैं वहाँ पर आपको धीरे धीरे चैप्टर के साथ साथ बताते रहूँगा। फिलहाल आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक और चीज़, एक लास्ट चीज़ इंटीग्रेशन में, एक लास्ट चीज़ और बताना चाहता हूँ, वन अपॉन एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, वन अपॉन एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो वो आता है लॉग एक्स, बस ये याद रखिएगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, बस आप इतनी चीज़ याद रखिएगा, ओके। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने लिमिट यहाँ पर रखी है 1 से 2, तो ये 1 से 2 इट इज़ नॉट कंपलसरी लिमिट फॉर एवरी क्वेश्चन। लिमिट आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर मैंने 1 से 5 ले लिया तो वो लिमिट आपकी कुछ भी हो सकती है। इस लिमिट का क्या मतलब होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, वो थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है पहले, क्योंकि अगर ये मतलब समझ जाओगे तो शायद ये वाला डाउट आपको सॉल्व हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े थे, मैंने उन सबको जोड़ा और मैंने एक पूरी लाइन बना दी, तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया सबको जोड़ के। अब मैं कह रहा हूँ कि इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस के साथ कितने का एरिया बनाया है, तो इसने एरिया अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो इतना बड़ा एरिया बना दिया, देखो इतना बड़ा एरिया। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो इतना छोटा एरिया बना दिया, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो अलग एरिया बना दिया। कहने का मतलब है मैं कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा हूँ उस पर डिपेंड करेगा मेरी लिमिट क्या है। फिर से सुनिए क्या कहा मैंने, अभी शायद आप लोगों को ये कंफर्म नहीं हुआ या अच्छे से आया नहीं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। फिर से देखिए, पहले तो देखिए मैंने डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या कहा। डिफ्रेंशिएशन का मतलब कहा कि छोटे छोटे पॉइंट्स को ऐड करके एक बड़ी सी लाइन बनाना कहलाता है इंटीग्रेशन।
तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट मिलाए, मेरे पास यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट थे, उन सबको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट थे, सबको मिलाया, इस तरह से हमारी एक कर्व बन गई, एक लाइन बन गई, यानी कि मैंने सबको इंटीग्रेट कर दिया। अब मैं निकालना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन कुल मिला के हमको एरिया बताता है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ। तो एरिया अगर ऐसे निकालूँ तो मेरे पास इतना बड़ा एरिया हो जाएगा। मैं 2 पेन का यूज़ करता हूँ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इतना बड़ा एरिया हो जाएगा। बड़ा पॉइंट लेता हूँ तो इतना ज़्यादा एरिया हो जाएगा। तो जैसे पॉइंट कहाँ से ले रहा हूँ, जैसे एक्स एक्सिस में 1 2 3 4 5 इस तरह से होते हैं ना, ये एरिया ले रहा हूँ। मान लो मैंने 1 से लेकर 5 तक का एरिया लिया, तो मैंने इसका मतलब इस कर्व के थ्रू मैंने इतना एरिया निकाला, ये एरिया निकाला है पूरा एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं 6 कहता हूँ तो मैंने ये निकाल दिया, इतना बड़ा एरिया निकाल दिया पूरा एक्स एक्सिस के साथ। तो कुल मिला के लिमिट हमको बताता है कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक का एरिया निकाल रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक बहुत बढ़िया सा जो यूज़ है वो होता है कि किसी भी टेढ़े मेढ़े शेप का अगर आपको एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे आपने पढ़ रखा है ना कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, आपके पास फॉर्मूला है। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, आपके पास फॉर्मूला है। सर्कल का एरिया कितना है, आपके पास फॉर्मूला है। तो हर चीज़ का आपके पास एक फॉर्मूला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस टेढ़ी शेप का एरिया कितना है, ये इस टेढ़ी शेप का एरिया कितना है, तो ये आपको इंटीग्रेशन ही बता पाएगा पूरी तरह से। तो इंटीग्रेशन यानी कि किसी भी कर्व का एरिया अगर हम एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं तो इंटीग्रेशन की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक उसका पीछे का एक इम्पोर्टेंस हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन फिजिक्स, नॉट इन मैथमेटिक्स। जब मैथ्स की बारी आएगी तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपका यहाँ पर आज इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। इंटीग्रेशन में कितनी आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है वो भी खत्म हो चुका है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम इसके बाद वाले लेक्चर में अब हम आपकी डायरेक्ट फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे। सो टेक केयर एंड बाय।